अन करीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब ने आना है, मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर कर, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। माफिया खेलना बंद करो इमरान नियाजी, तुम सबसे बड़े माफिया पाकिस्तान के, जेड़े जम्मे ही नाअहल होणो कदी अहल नहीं हुंदे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अफ़वाहें, मफरूज़े, ख्वाहिशों को खबर बनाकर पेश करने का सीज़न अपने जोबन पर है। एक तरफ से डील के गुब्बारे में हवा भरी जा रही है तो दूसरी तरफ से ये हवा निकालने के लिए बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मुल्क की सियासत पर आकर छा रहे हैं, ये बयानिया नून लीग का है। तो पीटीआई का कहना है कि नवाज शरीफ आ नहीं रहे बल्कि वहां से निकाले जा रहे हैं और वापस आकर जेल जा रहे हैं। पहले कतर से नून लीग के लिए खत आते थे और फिर वहां से एफिडेविट भी आना शुरू हो गए और अब एफिडेविट की तस्दीक करने वाले नोटरी पब्लिक का एक बयान जो है वो आ गया है, जिससे कतर का जो खत है उसी की तरह राना शमीम के बयानिए हल्फी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है जिसमें सही और गलत का तयन नहीं हो पाया है। हुकूमत सही कह रही है या नून लीग सही कह रही है, इस पर अपने पैनल से जो है वो आज सवाल पूछेंगे, उनके सामने रखेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। अवैस तौहीद साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और हमारे साथ मिडल ईस्ट से हसन असलम शाद साहब, आप इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिशनर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं ज़रा हसन साहब से करती हूँ। हसन साहब, इस वक्त आज जो ये खबर आई है, इस वक्त हमारे सामने जो खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आई है उसके मुताबिक ये कहा गया है जिस नोटरी पब्लिक ने इसको जो है वो साइन किया था, इसको जो है वो अटेस्ट किया था, बकौल उनके ये कहना है कि जी राना शमीम साहब ने ये एफिडेविट जो है नवाज शरीफ साहब के मार्बल आर्च का जो ऑफिस है वहाँ पर साइन किया, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में जो है वो साइन किया और नवाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे और मुझे उनकी शक्लों से देख के नज़र आ रहा था कि ये कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है जिससे नवाज शरीफ के केस को जो है वो बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, तक़वियत मिलेगी। आपसे मेरा ये सवाल है कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के कोर्ट्स में जो कुछ भी हो रहा हो, ये कहा जाता है कि उसकी बेयरिंग जो है, उसका कोई इफेक्ट जो है वो यूके के लीगल जस्टिस सिस्टम में या यूके के कोर्ट्स में नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर केस में गिवन के यहाँ पे एक यहाँ की साइड है, एक यूके का जो है वो साइड है, क्योंकि उनका इमिग्रेशन का केस भी वहाँ पे जो है वो अपील में गया हुआ है, क्या इसका कोई इफेक्ट आ सकता है उनके अपील के केस पे और इसका क्यों बेयरिंग आ सकती है? जी, फर्स्टली मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले जी मैं एक चीज बता दूं कि ये जो बेसिकली सारा कुछ हो रहा है पॉलिटिकली, इसकी जो इसका जो ओरिजिन है वो है बेसिकली दो कंपीटिंग नैरेटिव्स। एक तो नैरेटिव है गवर्नमेंट का जो कि है एंटी करप्शन ड्राइव, जो कि हमें मालूम है कि 2018 से ये नैरेटिव चल रहा है। जो एक दूसरा नैरेटिव है वो है विक्टिमाइजेशन का, जिसको मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जो है वो यूज कर रहे हैं। और अब जो एक नया स्पिन आ गया है इस नैरेटिव के अंदर वो ये है कि PMLN ये शो करना चाह रही है कि अब जो है दे आर रिटर्निंग बैक, मियां साहब इज रिटर्निंग बैक टू द कंट्री टू सेव पाकिस्तान। ठीक है, तो ये तो ब्रॉडर पिक्चर हो गई इन नैरेटिव्स की जो कि अभी जंग चल रही है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो एलिगेशंस आई हैं जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक स्क्राइब ने जो है मेंशन की हैं, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि जो नोटरी पब्लिक थे जो कि एक यूके के सोलिसिटर है, उन्होंने जब ये नोटराइज किया ये एफिडेविट तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में हुआ। तो ये जो एक एलिगेशंस हैं इनका बहुत सीरियस इम्पैक्ट होगा मियां नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर, क्योंकि देखिए वो यूके के अंदर आज जो बैठे हुए हैं उसका जो बेसिस है, जिसके बेसिस पे उन्होंने वीजा भी लिया, वो था मेडिकल ग्राउंड। तो आज अगर मियां साहब जो है उनका वीजा अगर रिजेक्ट हो गया है और उन्होंने अपील फाइल की है उसके रिन्यूअल के लिए, तो जाहिर है कि इस तरह की जो सारी एलिगेशंस हैं इनका बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर, क्योंकि उनका जो सारा क्रक्स है उनके आर्ग्यूमेंट का वो ये है कि वो बीमार हैं और वो यूके के अंदर जो है वो रिजाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पाकिस्तान में मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है या वो पाकिस्तान के सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जो नया स्पिन आया है स्टोरी के अंदर जिसमें ठीक,
मैं हसन साहब आगे जाके मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि ये जो सारा प्रोसेस है ये कितना इसका टाइम ले सकता है, क्या इसका होगा। गुल साहब की तरफ आती हूँ। गुल साहब, जब राना शमीम साहब का नवंबर में ये बयान आया तो एक तहलका जो है वो मच गया और उसमें ये कहा जा रहा था कि जी बहुत बड़े जो है ये इंकशाफात हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी ये सवाल हो रहा था कि क्या वजह है कि राना साहब को 3 साल बाद याद आया, एक ऐसे टाइम पे याद आया जिस वक्त इम्पॉर्टेंट जो है वो हेयरिंग्स हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब जो ये सारी चीज़ आ गई है, क्या आप किस तरह देख रहे हैं कि एक तो ऑब्वियसली इसकी एक पॉलिटिकल एंगलिंग है और एक इसका लीगल साइड है जिस तरह हसन साहब बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे नवाज शरीफ साहब के केस को तकवीत मिल रही है या आप समझते हैं कि ये एक्सपोज हो गए हैं? वो काफ़ी सारा उनका केस पंक्चर हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, देखिए तूफ़ान तो उस वक्त सिर्फ उन्हीं लोगों ने पैदा किया था जो एक मखसूस बयानिए के अलंबरदार हैं, नवाज शरीफ के अपोजिशन के साथ हैं या उनके बयानिए को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो उस वजह से उस वक्त ये उस तमाम शोर शराबे में वो ये भूल गए कि उनसे पूछा जाएगा, जो अभी आपने भी कहा कि ये 3-4 साल तक आपने खामोशी क्यों रखी, आप पाकिस्तान में रहते हैं, फिर आप लंदन में जाके एफिडेविट क्यों कर, क्योंकि एफिडेविट सामने तो आना है, और जब आपने उसको सील करवा दिया तो फिर इसको रिलीज़ क्यों किया है। तो शुरू से ये मामला मशकूक इस लिहाज से था कि वहाँ पे क्यों किया। और दूसरी बात ये कि ये जो स्टोरी जिसका ज़िक्र आपने किया, ये लंदन से एक स्टोरी आई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि जो एविडेंस की बात हो रही है, जो शहादतों की बात हो रही है, और उसके मुताबिक ये तमाम काम हुसैन नवाज़ के दफ्तर में हुआ, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में हुआ, और जो नोटरी पब्लिक है चार्ल्स गथरी, उसने जो अपना बयान दिया हुआ है उसके मुताबिक वो ख़ुद चल के उनके दफ्तर गया। अब यह अजब इत्तेफाक है कि हुसैन नवाज का दफ्तर भी माबल आज के हसन नवाज शायद हसन दोनों के वो जी उनका ये नवाज शरीफ साहब अपनी जितने पब्लिक से खिताब करते हैं वो भी उधर ही से करते हैं, वो सारा इंतज़ाम उधर ही, ऐसी स्टूडियो मेरा ख्याल बना हुआ है। सो मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्टैन हाउस या कुछ इस तरह का उसका नाम है, उस पूरी बिल्डिंग का माबल आज के ऊपर जो है, तो उसमें गालिबन इसाक डार साहब भी मौजूद थे। और चार्ल्स गथरी जो है उसने बड़ा क्लियरली कहा कि जो चीफ जज हैं ये भी वहाँ मौजूद थे। सो इसने उस तमाम तूफ़ान को झाग की तरह मैं समझता हूँ बिठा दिया है जो इन्होंने किया था, खड़ा किया था जब उस अखबार में द न्यूज़ में ये ख़बर छपी थी। इत्तेफाक है, मेरा ख्याल है कि उनका दफ्तर भी जो बड़ा ग्रुप है जिसका जिक्र हो, उनका भी दफ्तर उसी बिल्डिंग में है। द न्यूज़ का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में जी है। मुझे ये बताया कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उनका दफ्तर उधर नहीं है तो उसके करीब ज़रूर है, यानी आप आ जा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बड़े इत्तेफाकात हैं जो कि इस एफिडेविट के ज़रिए सामने आए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो अब देखना ये, और इसमें ये वो चीज़ें हैं जो कि जाहिर है कोई भी जज, जी शऊर जज और न्यूट्रल जज इसको नज़रअंदाज तो नहीं करे कि आखिर ये किन हालात में क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है। जल साहब, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन पर सवालिया निशान गेट को से जो है वो राना शमीम साहब के बयान से जो है वो उठ रहा था, लेकिन अब जो ये लेटेस्ट खबर आई है इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे गुल साहब बात कर रहे हैं कि ये सारा बयानिया जो है इसको बहुत डेंट लग गया है, पंक्चर हो गया है बयानिया, वुड यू अग्री विद दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल साहब ने बिल्कुल सही तज्जिया किया। एक्चुअली अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है ये सोच के कि यूं लगता है जैसे एक जालसाजों का टोला है जो आपके सामने, कुदरत ने उनके पर्दे हटा दिए, वरना वो आपको एक झूठ पे दूसरा झूठ और एक फ्रॉड से दूसरे फ्रॉड के तरफ पूरी कौम को चक्कर दे रहे। राना शमीम जो हैं ये वही जज हैं जिन्होंने मीर शकीलुर रहमान का वो जो तौहीन रसालत केस उन पे बना था, जिसकी FIR दर्ज हुई थी गिलगित में, इन्होंने उनकी एब्सेंशिया उनको, मुझे आ रही है मेरी आवाज, आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जन साहब, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो ये जो जज साहब हैं इन्होंने उनको बगैर पेश हुए फारिग कर दिया था। मीर शकीलुर रहमान साहब ये पुराने नेक्सस हैं, हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने कौम को सवाए धोखे के और कुछ नहीं दिया और पैसे बनाए। मीर शकील साहब ने इनको रिटर्न में क्या दिया ये तो मीर साहब ही जानते होंगे, लेकिन कभी आप सोचिए कि तौहीन रसालत का केस
और इन एब्सेंशिया किसी को कभी केस से फारिग किया गया है? पाकिस्तान में तो कम से कम ये चीज नहीं होती। तो ये एक दूसरे को पाल रहे हैं, ऑब्लाइज कर रहे हैं, कौम को इन्होंने चक्कर दिया हुआ है। हमारे मीडिया में लोग अब एक एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगा के तो रोज एक नई कहानी बना के सामने आ जाते हैं। हकीकतन मुल्क को इन्होंने नचा के रखा हुआ है, जो ये टोला पूरा जालसाजों का इकट्ठा हुआ पड़ा। और आप देख लीजिए कि ये कुदरत की तरफ से भांडा फूट गया। ये एफिडेविट अगर ये अंसार अब्बासी को ना दिया जाता तो शायद ये कभी ड्रामा सामने न खुलता। तो अब ये चीजें खुल गई हैं तो पता लग जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब भी अगर कौम को होश नहीं आएगी तो इन्हीं लोगों के हत्थे, जालसाजों के हत्थे चढ़े रहेंगे, तो मुल्क का तो भला ना पहले हुआ ना होगा। राइट। कौम को होश आने से अलावा जो अब बातें हो रही हैं ढील डील की और जो इदारों के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। कौम को तो जगा दिया जाता है, उसके बाद कौम को फिर एक नई स्टोरी दिया जाती है और सुला दिया जाता है। मैं इस पे आती हूँ सर, लेकिन अगर मुझे इजाजत दें मैं जरा हसन साहब की तरफ जाती हूँ। हसन साहब से दो सवाल। हसन साहब, पहली बात तो ये है कि जो हम अभी अपील की बात कर रहे थे कि होम ऑफिस ने जो है वो रिजेक्ट कर दी, उसके बाद ट्रिब्यूनल के पास गई है, तो जरा ऑप्शंस की बात बता दे कि नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शंस जो हैं वो रह जाती हैं और ये ऑप्शंस कितने टाइम में वो एग्जॉस्ट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे तासुर दिया जा रहा है कि जी क्योंकि उनको जो है वो उनकी जो वीज़ा की अपील है वो रिजेक्ट हो गई है, सो ही हैज टू, वो डिपोर्ट हो जाएंगे और वो फ़ौरन इसलिए वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। ज़रा ये बता दीजिए कि कितना टाइम उनके पास है और क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जी मारिया, थैंक यू। देखिए, मेरी जो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर वो यही है कि उनकी जब ये एप्लीकेशन जो थी फॉर द रिन्यूअल ऑफ द वीजा जब वो रिजेक्ट हुई है तो उसके बाद उन्होंने अपील फाइल कर दी है और अपील का जो फैसला है वो तकरीबन 1 साल में आता है। ओके, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये हो गया फोरम जहां पे वो अपील कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद जो है फिर माय अंडरस्टैंडिंग इज के ही कैन आल्सो अप्लाई टू एन अपर ट्रिब्यूनल इमिग्रेशन एंड असाइलम चेंबर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये क्या देखेंगे? ये देखेंगे क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ये उनके ऊपर अपील करेंगे। और वहां पे जब केस जाता है तो वहां पे देखें, यूके का एक बहुत रोबस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। वहां पे जब केस जाता है तो वहां पे आपको प्रूव करना पड़ता है चीजों को। वहां पे आपको ये जो प्लेटलेट्स आपकी ऊपर नीचे जा रही थी, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो प्लेटलेट्स हैं जिनके बेसिस पे आपने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपने वीजा अप्लाई किया था गालबन, और जिस बेसिस पे आपको बेल ली थी आपने 2019 अक्टूबर में पाकिस्तान से, वो सारी चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल में उनके चांसेस भी बहुत कम है और उनके पास मैक्सिमम अगर पीरियड रह जाएगा तो 1.5 साल का पीरियड रह जाएगा। और जो एक और ऑप्शन उनके पास होगी वो असाइलम की होगी, लेकिन वो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें उनकी पॉलिटिकल जो करियर है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा और उसके अंदर उन्हें बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी जिससे वो मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। तो बट ये इमरजेंसी उस तरह नहीं है, 1.5 साल इन एनी केस उनके पास मौजूद है। ये जो तासुर हुकूमती कैंप से आ रहा है कि शायद ये जो वापसी की बातें हो रही हैं, चेमगोइयाँ जो इस वक्त नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं वापस लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं, फलान हो रहा है, वो जो बातें हैं उनमें इस हद तक सदाकत नहीं है कि जी ये कोई इस तरह नहीं है कि कल नवाज शरीफ साहब को यूके से निकाल दिया जाएगा तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं वापस जाने का एक बहाना बनाऊं। ये इस तरह तो नहीं है ना, कल तो नहीं निकाला जा सकता। मेरा नहीं ख्याल है कि वो एकदम से वापस आ जाएंगे। अब देखिए, उनका तो पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है, उन्हें दोबारा से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी हम आपको 1 दिन में दे देंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता यूके के अंदर। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनको एप्लीकेशन जब वो रिव्यू की फाइल करेंगे उसमें 1 साल का पीरियड होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियां साहब अब इसको स्पिन इस तरह कर रहे हैं जैसे वो कौम को बचाने के लिए वापस आ रहे हैं, वो वहां से डिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हसन साहब, जो अभी नोटरी पब्लिक की भी बात हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब शायद मैं उस तरह, ऑब्वियसली मैं लॉ को उस तरह नहीं समझती, लेकिन ये जो लिखा हुआ कि जी मैं बहुत जल्दी में था और मैंने देखा नहीं, चाल साहब ने लिखा है कि जी मैं बहुत जल्दी में था, मैंने कंटेंट्स नहीं वेरीफाई किए और बस मैंने साइन कर दिया, बिकॉज मेरा तो ये होता है कि जी तस्दीक करना है कि जो बयान दे रहा है क्या वो बंदा वहाँ मौजूद है या नहीं। और अभी जिस तरह अवैध साहब ने भी कहा कि ये वही नोटरी पब्लिक हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के जो हेल्थ कंडीशन का जो बयान था उसको भी जो है वो उसको इन्होंने तस्दीक उसकी की थी और इन्होंने टेस्ट किया था। क्या इसी तरह होता है या आपको तस्दीक करनी होती है या कोई इसका और जो है वो प्रोसेस होता है, या बस आपने देख लिया 2 पार्टीज मौजूद हैं, वो हैं, साइन उन्होंने कर दिया, दैट्स इट? देखिए, अब ये जो स्टोरी अभी आई है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि वो एविडेंस क्या है जो इस जर्नलिस्ट के हाथ लगी है जिसके बेसिस पे ये बात हो रही है।
अब इस तरह नहीं होता कि एक नोटरी जो है उसके सामने लोग आए और उन्होंने आके सिर्फ एक चीज लिखी और उसके बाद वो उसने अटेस्ट कर दिया। वो जाहिर है पढ़ता तो है, देखता तो है, लेकिन जो नोटरी का जो एक रोल होता है ना प्राइमरीली, वो ये होता है कि वो देखे कि पार्टीज मौजूद हैं और वो अटेस्ट करता है आइडेंटिफिकेशन को बेसिकली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जहां तक जो स्टोरी अभी तक समझ आई है, जो इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में है, उसमें तो यही लग रहा है कि ये नोटरी का रोल था, लेकिन अब आगे जाके क्या बनता है ये वक्त के बाद ही पता लगेगा। चलें, ऑन दैट नोट हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो आगे जो चीज़ें चल रही हैं, डील ढील वगैरह वगैरह जो बातें हो रही हैं, उस पर बात होगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के पास अभी अगर उनके वीज़ा की जो अपील है वो रिजेक्ट भी हो गई है, लेकिन अभी उनके पास अपील के और बहुत मराहिल जो है वो मौजूद है। और अभी जैसे आप सुन रहे थे हसन साहब जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना था कि 1 से 1.5 साल, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं 3 से 4 साल भी जो है उसको लटकाया जा सकता है। सो पॉइंट बीइंग कि ये कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है कि आज यूके वाले आपको जो है वो बाहर उठा के फेंक देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास अब लीगल स्टेटस नहीं है। गवर्नमेंट इस पर क्या बात कर रही है, शहबाज गिल साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं, फिर गुल साहब की तरफ जाऊंगी। अल्लाह की शान, जिस मुल्क में इस मुल्क के गरीब को लूट के जाके अपार्टमेंट खरीदे, जायदादें खरीदी, उस मुल्क ने वीजा एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहां पर वो अदालत से भगौड़े हैं, तो वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब जब पता चला कि वहां से वापस आना है, तो अब नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। अब हमें नई बात बताई जा रही है कि नहीं, अब वो इनकलाब का बुखार उतर गया है, अब नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं, और वापस आकर वो अदालत में एक पिटीशन डाली जाएगी जिससे उनकी जो नाअहली है वो अहली में बदल जाएगी और नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, अब गुल साहब, ना अहली प्राइम मिनिस्टर साहब के से भी मंसूब बयान जो है वो कल सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में चला, और ये गिल साहब भी जो बात कर रहे हैं, वंस अगेन इस मुल्क में जो वो ढील और डील वाली डिबेट है वो स्टार्ट हो गई है। क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ सदाकत है? बिकॉज जो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही है, जो गवर्नमेंट नैरेटिव बना रही है, वो ये तो नहीं है कि कल उठा के उनको फेंक दिया तो इसलिए उन्होंने सोचा जी मैं वापस चलता हूँ। आप क्या समझते हैं? देखिए, ढील और डील पाकिस्तान में खारिज अज़ इम्कान तो नहीं है। एब्सोल्युटली तारीख भरी हुई है। बिल्कुल। जब भी जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको अगर सूट करता है तो वो फिर फैसिलिटेट करते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम सफदर साहिबा, इन सब को ये लग रहा है कि कप्तान साहब अकेले रह गए हैं, उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, बकौल उनके सेलेक्टर्स की सपोर्ट हासिल नहीं रही, और उसकी वजह से अब वो अपना चांस देगा। उनका ये ख्याल है कि शायद सिस्टम को लपेट दिया जाए, कुछ वो होता देख रहे हैं, उनका मफरूज़ा ये है। उसकी वजह से उन्होंने ये एक तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की है, तासुर ये दे रहे हैं कि डील हो जाएगी, चूँकि इधर साथ नहीं है, देर इन दे सी देयर चांस। इस वजह से उन्होंने माय क्वेश्चन जी, आप जो बिल्कुल आप ठीक, मफरूज़ा एक बिल्ड उनकी तरफ से किया जा रहा है, पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने भी फार्मूलाज और पता नहीं क्या क्या बात की, जिसमें फिर एक खबर जो है वो लगी, जिसमें कहा गया कि जी अपनी सोर्स को नहीं बताया गया, और ये कहा कि अस्करी ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है या आपको किसी ने कांटेक्ट किया तो उसका नाम बताएं। बिल्कुल। जब PMLN की तरफ से ये बातें होना शुरू हुई तो कोई इस तरह की खबर नहीं आई, कोई सवाल जवाब नहीं हुए, जिससे ये तासुर ज़्यादा बैठता है कि शायद समथिंग इज़ इन द ऑफिंग। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आइंदा कोई तब्दीली अगर आई, यानी खान साहब नहीं हैं, नवाज ये PMLN के लिए कोई स्पेस बनता है, तो मुझे तो ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, सियासी हमाम में उतनी बलूगत ना हो, कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके लिए बेहतरीन चांस होगा टू स्टेप इन प्लेस ऑफ इमरान खान, यानी वज़ीर आज़म बनने का। और मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता है, लेकिन और लोगों को फ़ायदा बहुत होगा उसका। लेकिन उसका देखें ना, इस सूरत हाल का फ़ायदा वाहिद जो होना है वो शहबाज शरीफ को होगा, लेकिन अगर वाक़यतन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए
कि जो रमज़ान शुगर मिल से जुड़े हुए केसेस हैं, यानी 13 क्लरिकल मुलाजमीन के खातों में अगर 7 या 8 अरब रुपए आए हुए हैं, जिसके हमजा भी डायरेक्टर हैं, शहबाज भी डायरेक्टर हैं, और जिस पे बार बार हुकूमत कह रही है कि आपने कभी 1 अरब कभी की शक्ल देखी है, वहाँ पे 7-8 अरब उन लोगों के अकाउंट्स में आए जिनकी 30-40-50 हज़ार तनख्वाह है। तो आया इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, इस टीटी कारोबार को एक कंप्रोमाइज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो अलग रखा जाएगा और अगली दफा निकाला जाएगा जिस तरह हमेशा होता है। अब इसमें कोई वैध नहीं है, इसमें कोई वैध नहीं है। अब सोहेल साहब की तरफ चलती हूँ। अब साहब, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आपके सामने है इस वक्त, जो उन्होंने बात की और उनका ये कहना था कि नाअहली हटाने के लिए जो है वो रास्ते निकाले जा रहे हैं। ये तमाम न्यूज़पेपर्स ने कल कोट किया। शहबाज गिल साहब का हमने सुनवा दिया। अयाज सादिक साहब इस पर क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लेते हैं और फिर आपसे भी सवाल की तरफ आती हूँ। मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं। लंदन गया तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। अब सोहेल साहब, ये सारी चीज़ें, if you connect the dots and of course given the history of deals and deals in this country, आप क्या कहते हैं, इज समथिंग कुकिंग अप? एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ मारिया कि ये जो यासादी साहब का बयान है कि मियाँ साहब को अगले महीने अगर मैं लंदन जाऊंगा तो लेकर आऊंगा, और दूसरी तरफ जरदारी साहब का कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना तौर पे कोई एक डील की ऑफर की, एक फॉर्मूले की ऑफर की जिन्होंने उन्हें मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद जो है तो ये एक फिलर्स है। मैं समझता हूँ एक मार्केट टेस्ट करने के लिए ये सियासी अटखेलियां है या सियासी जो फिलर्स होते हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और ये सारी स्पेस देख रही है पोजीशन की दोनों बड़ी जमातें, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर मौलाना फजल रहमान साहब की जेयूआई, वो स्पेस देख रहे हैं। अक्टूबर के बाद के मामले से जब ISI के सरबराह की तैनाती के मामले पर ताखीर हुई और एक तनाज़ा सा बन गया जिसमें हुकूमत को काफी सबके भी हासिल हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो स्पेस जो है वो देख रहे हैं पोजीशन की जमातें, और खैबर पख्तूनख्वा अपने होम ग्राउंड पर इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की शिकस्त होना, और उसके बाद पूरी पार्टी की जो तंजीम नौ है वो करने का ऐलान, तहरील करने का ऐलान, आइन को सस्पेंड करने का ऐलान पार्टी के, ये सारी बातें बौखलाहट का इशारा दे रही हैं। परवेज खटक साहब को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा की बागडोर संभालने का के लिए उनको नामजद करना, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हुकूमत या इमरान खान साहब के हवारी और मुशीरान जो हैं उनमें बौखलाहट का असर है। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब आएंगे। मैं जाती तौर पर आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि 1999 में जब इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था और ये लांडी जेल में थे, मेरी इनसे मुलाकातें नहीं है, मैंने बारीकबीनी से उस मुकदमे का जायजा लिया था। ये जेल वाले ही सियासी रहनुमा नहीं है। अब चाहे उनका सियासी रीइंकार्नेशन हो गया हो, लेकिन वैसे ही कतई कलामी की माफी, जेल तो इस दफा भी वो काट के गए हैं, और आपको पता है इस मुल्क में जब पॉलिटिकल ड्राई क्लीनिंग का मौसम जो है वो शुरू होता है तो शायद थोड़ी देर के लिए अगर जेल जाना पड़े तो क्या उससे क्या वैध है अगर आप ड्राई क्लीन होकर निकल आएंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखिए अगर मगर की बात है ना कि अव्वल तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कानूनी लड़ाइयाँ तो लड़ नहीं रहे हैं ना, हुकूमत लड़ रही है ना नून लीग लड़ रही है, सियासी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अदालत के अंदर तो अभी तक एवन फील्ड के अंदर अपील के ऊपर पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर अपीलें मुस्तरद होती है तो फिर तो जेल में जाएंगे। तो बड़ी मुश्किलात का शिकार है नून लीग भी, लेकिन जो सियासी हवा चल रही है और वो ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान एक एतमाद का फुकदान आ गया है अक्टूबर के बाद, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की शिकस्त के बाद बल्दियाती इंतखाबात में, और उसकी इम्प्लीकेशन आने वाले इंतखाबात और पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन सब पे पड़ेंगी। तो इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो ये सियासी फिलर छोड़ रही हैं, ये तासुर छोड़ रही हैं अपने रैंक्स एंड फाइल्स को मजबूत इंटैक्ट रखने के लिए, और अगले इंतखाबात के लिए सब आराइयां कर रहे हैं, और ये तासुर दे रहे हैं कि अब गई हुकूमत और तब गई। मुझे ऐसा लगता है कि हवाएं बदल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई तूफान रूनुमा आने वाली। अच्छा चले, मैं जरा जैन साहब की तरफ चलती हूँ। जैन साहब,
ये माना जा सकता है कि ये जो है वो सिर्फ फीलर्स दे रहे हैं, टेस्टिंग वाटर्स हो रहा है ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब का वो बयान देखते हैं कि जी ये इनकी जो नाअहली है उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो पसे पर्दा हो रहा है जिसकी इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर साहब को है, क्योंकि सिर्फ ये ऑपोजिशन की जमातें नहीं कह रही, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, उनके जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन है वो भी बातें यही कर रहे हैं, तो उससे तासुर मिलता है कि कुछ तो होने जा रहा है। एंड देन अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, जो इस मुल्क में डील और ढील की जो एक रवायत है, एक हिस्ट्री है, उसके साथ भी इसको जो है वो जोड़ा जा सकता है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारी बात यह है कि जो हिस्ट्री है वो उस वक्त की है जब हुकूमत किसी आर्मी चीफ की होती थी। जब वो हुकूमतों में होते हैं फिर उनको अपनी हुकूमत चलानी है, पॉलिटिशियन से डील भी करने हैं, हुकूमत बचानी है, टूल देना अपने स्टे को। लेकिन उसके बाद जब आपका वो मफाद नहीं, ना आप हुकूमत में आना चाहते हैं, ना बैठी हुई हुकूमत को आप मिलिटरीली हटाना चाहते हैं, तो फिर आपके वो सोच डील शील वाली खत्म हो जाती है, उसका फायदा कोई नहीं। फिर दूसरी चीज ये है कि डील किस लिए? अदालतें आज अफवाज पाकिस्तान को तो रगड़ा दे रही हैं, क्योंकि अदालतें बनती हैं, जो जज बन रहे हैं वो बन रहे हैं थ्रू, और वो बनाने में एक रोल है हमारी बार एसोसिएशन का। बार एसोसिएशन टोटली पोलिटिसाइज्ड और खड़ी है ऑपोजिशन के साथ। कोई बार एसोसिएशन फौज के साथ नहीं खड़ी कि आप ये कह दें कि कोई जज फौज की मर्जी का बना हुआ है और लिहाजा उससे कोई आर्मी करवा सकती है, नहीं। और खेल सारा अदालती है। इस वक्त जो मसले हैं वो अदालत के हैं, अदालतों में आपका इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर हुकूमत मांगती है कि जी नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने के लिए 7 अरब रुपए का 7 बॉन्ड दिया जाए और अदालत नहीं लेती, तो ये एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। या अगर उसके बाद दोबारा शहबाज शरीफ साहब को भेजने के लिए पूरी तरह अदालत मुसर है कि उनको बाहर भेजा जाए, तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप भेज दें, या नहीं बाद में जा सके तो एस्टेब्लिशमेंट रोक लिया? बात यह है कि हमारा मीडिया पल रहा है बड़े अरसे से सिर्फ इसी चीज पे कि डील हो गई, एक भी चीज साबित हुआ। अब आप इसमें देखिए मरियम, आपके लिए अर्ज करूं, जी जी, जो जरदारी साहब ने कहा, जो कुछ कोई सोच सकता है कि एक पार्टी जो सिर्फ सिंध में रह गई जरदारी की मेहनत के बाद, जो फेडरेशन की एक पार्टी समझी जाती थी, जिसको जरदारी ने बर्बाद करके सिर्फ सिंध में उसको कर दिया, महदूद कर दिया, उससे फार्मूला पूछने जाएगा कोई तबाही का फार्मूला कि भाई तबाही कैसे मचा सकते हैं? मतलब हम लोग इन चीजों को अगर खुद अच्छी तरह एनालाइज करें रीजन देके, तो आप देखेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं। एक तो ये जिस तरह अभी हमने बात की कि जरदारी साहब के इस बयान पे जो है वो एक काउंटर जो है वो एक सवाल भी आ गया कि जी अगर आपके पास है, अस्करी ज़राए कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या किसी ने समवंस रीच्ड आउट टू यू तो प्लीज़ बताइए कि वो कौन है। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब ये ढील की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तो DGISPR ने आके कैटेगोरिकली कह दिया था कि जी जुबैर साहब आके मिले वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इस दफ़ा पर्टिकुलरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ PMLN अगर कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ रही, कोई इस तरह के आगे से जवाबी कार्रवाई जो नहीं आपको सुनने को मिल रही, तो उससे भी क्या आप नहीं समझते कि वो तासुर जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता है? और फिर अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि राह हमवार की जा रही है और NRO नहीं दूंगा और वगैरह वगैरह, जो भी सारी कल शहबाज गिल साहब की अपने सारी गुफ्तगू सुनी, प्राइम मिनिस्टर का बयान देखा, ये अगेन सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से नहीं आ रहा ना, अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये बात कर रहे हैं, तो कुछ शायद उनको भी जो है वो लग रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये बात की है तो हो सकता है नफ्सियाती तौर पे वो भी मार खा चुके हो, क्योंकि ये तो एक साइकोलॉजिकल गेम खेली जा रही है। प्राइम मिनिस्टर बच्चा है, उसको नहीं पता कि जरदारी साहब जो है वो सिर्फ सिंध के अंदर रह चुके हैं, उससे फॉर्मूला पूछने जाएगा कोई? प्राइम मिनिस्टर बच्चा है, उसको नहीं पता। ही चीज ये है, हमारे कान ये सुनना चाहते हैं, कोई सुनाना शुरू कर देता, हम सारे इस पे खुश हो जाते हैं, चला देते हैं ये चीज। हम नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क में हिस्ट्री है ना, इस मुल्क की हिस्ट्री हमने देखी है कि यही होता रहा है। तो आप भी देखें ना, आप भी बचपने की बात करें, हिस्ट्री मैंने बताई, जब मुशर्रफ की हुकूमत थी डील हुए। सर मुझे बताएं, अभी सर कता कलामी की माफी सर, अभी नवाज शरीफ जब गए तो क्या वो किसी डील के जरिए, कौन यहाँ पे इमरान खान साहब थे ना, उसके बाद वो हाथ मलते रह गए, सारा बोर्ड भी उनका, सारा कुछ उनका, उसके बाद वो कहते रहे मैंने कहा था ना जाने, तो कोई फौजी डिक्टेटर नहीं। आपका ख्याल ये कहने का कि अदालत ने जब उसको इजाजत दी बाहर जाने की, तो उन्होंने किसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दी?
इमरान खान ने तो मांगा था 7 अरब रुपए का उनसे। सर माजरत के साथ गुल साहब भी इस पे बात हुई कर रहे हैं, तासुर तो यही पैदा हुआ था क्योंकि एक तो हुकूमत भी जो है, हुकूमत भी उस पे जो है वो कोई आगे से अगर नहीं चाहती थी तो ना जाने देती। फिर उसके बाद 3 महीने का टाइम था कि आप रिपोर्ट्स मांगेंगे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं किसी ने मांगा। गुल साहब भी देखे ना, गुल साहब भी तजिए लिखते हैं, कितनी आसानी हो गई कि अदालत के सर से बोझ उतर के आपने कह दिया एस्टैब्लिशमेंट ने कराया। एस्टैब्लिशमेंट कैसे कराई, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि एस्टैब्लिशमेंट को खुद कॉर्नर किया हुआ अदालतों ने, उनकी हर एक चीज पकड़ी हुई है, वो आज खुद अपने डिफेंस के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर अदालतें इतनी ताबेदार हैं तो वो उनको नचा क्यों नहीं एस्टैब्लिशमेंट। अदालतें बनाने वाले जो हैं वो पॉलिटिशियन है, बार काउंसिलें उनके जेबों में है, उन्हीं के लोग लगते हैं और फिर ये कहते हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट कर रही। चले वी कैन एग्री टू डिसएग्री। जनरल साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो इसी पॉइंट को आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुल साहब, क्या ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है या इमरान खान साहब भी इतने बौखला गए हैं, जिस तरह जान साहब कह रहे हैं कि शायद वो भी जो है वो सोच रहे हैं कि इस तरह का कुछ तासुर बन रहा है, हो क्या रहा है? देखिए, बौखला तो नहीं गए हैं, लेकिन शायद एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शायद एहसास है। और आप देखें कि कुछ दिन पहले वो वज़ारत ख़ारजा गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक ख़िताब भी किया तमाम अफसरान से, और उसमें उन्होंने कहा कि माजी में हुकूमतें डॉलरों की खातिर पाकिस्तान के मफादात का सौदा करती रही हैं। अब वो डॉलर किसने लिए थे इसकी वजाहत उन्होंने नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है हम सबको पता है कि अभी फिर जब उन्होंने दोबारा बात की, ये कल गालिबन के जी उनकी वापसी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, नाअहली ख़त्म करने के लिए, नाअहली ख़त्म करने के लिए, तो वो कोई बग़ैर मेरे ख्याल है मकसद के नहीं है। और न ही सूरत हाल इतनी सादा है जितनी जनरल साहब बता रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, मेल जोल सबका आपस में रहता है, कहीं ना कहीं ताने बाने मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई जज किधर है कोई जज किधर है, क्योंकि इसी मुआशरे का हिस्सा है ना जी सब। कोई PMLN का हामी है, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई PTI का है, कोई फ़ौज का हामी है। ये तो एक हकीकत है, फ़ौज भी एक माइक्रोकॉस्म है बाकी सोसाइटी का, इस तरह जुडिशरी भी है। लिहाजा अगर वज़ीर आज़म साहब ने ये बातें की हैं तो बग़ैर मकसद के नहीं है, कुछ ना कुछ पकड़ा होगा, कुछ इशारा हुआ होगा, तो लिहाजा वो पहले से ख़ुद को पोजीशन कर रहे हैं उन हालात के लिए। अच्छा, अवैस वहीद साहब आपकी तरफ आती हूँ। शहबाज गिल साहब ने ये बात की कि जी इमरान खान चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो ये डील या ढील होने नहीं देंगे। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के कंट्रोल में ये चीज़ें हैं? आज तक कभी डील या ढील जो है वो जो सिविलियन जो भी हुक्मरान होता है उसके कहने पे कभी दी गई है, या इमरान खान साहब कंट्रोल कर सकते हैं इसको? मारिया, देखिए, अगर हुकूमत जो बौखलाहट का शिकार मुझे लगती है, और जो इमरान खान साहब का बयान है, देखिए उसके तनाजुर में देखिए इमरान खान साहब को बहुत ही अपना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर अगर होते या होंगे, जब उन्होंने जो वादे किए थे कौम से वो पूरे करते, या अपने वोटर्स से जो किए वादे थे वो पूरे करते। ये क्या पोजीशन में होंगे या ये होंगे, ये सारे बयानात हैं मारिया। देखिए, ना पुलिस रिफॉर्म्स हुई, ना लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स हुई, ना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, ना पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हुआ, ना पंजाब के अंदर आपने सौदेबाजी की चौधरी बरादरान के साथ, MKM के साथ मिल के बैठे हुए हैं। अगर इनको गिराना हो एस्टैब्लिशमेंट को, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मफरूज़े की बुनियाद पे गिराना अगर हो, और ऐसे ही अगर हो कि जी तो फिर तो MKM और चौधरी बरादरान को कह दें और तो खत्म हो जाएगी हुकूमत। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए खुद वीक विकेट पे इस तरह से हुकूमत है कि 13 में से 11-12 बाई इलेक्शन हार चुके हैं, लोकल बॉडीज अपने होम ग्राउंड पे शिकस्त हुई है, और वो भी मौलाना फजल रहमान के साथ जाती पुरखाश थी। और पंजाब में अब देखिए सेकंड फेज के अंदर उन इलाकों में लोकल बॉडीज है जो नून लीग या JUI के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि मासेरा, हजारा, कोहिस्तान, बलराम वगैरह, है ना, सवात, ये लोग ले लेंगे, PTI जो हमें नजर आ रहा है दूर से बैठ के। लेकिन
कहने का मकसद ये है कि आप वो वादे पूरे नहीं कर सके, आप रिफॉर्म नहीं ला सके, आप डॉलर की कीमत कहाँ पर है, इकोनॉमिक इश्यूज कहाँ पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे 1.5 साल है, या तो आप अपने स्ट्रेंथ जो आपकी है वो है आपके वादों की जो तवक्कुआत है उन पे पूरा उतर जाए। अगर नहीं उतरेंगे तो ना आप इनको करप्शन के मामलात पर जो आपका इंटीग्रल पार्ट था आपके विजन मिशन का, उसके तहत आप इनको कटहरे में ले। लेकिन अब ऐसा कथा कलामी की माफी, आई एम नॉट सेइंग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ी एक फ्लूइड सिचुएशन में है हुकूमत के इत्तेहादियों को अगर आप हटा दें तो वो खत्म हो सकती है हुकूमत, बट मे बी ये जो कहा जा रहा है, जो ये तासुर मिल रहा है वो शायद ये है कि जो अगला इलेक्शन है 2023 वाला, ये उसकी तैयारियां हो रही है, मे बी अभी हुकूमत खत्म करने की बात नहीं की जा रही। ये भी तो एक मफरूजा बन रहा है इस वक्त। मैं बिल्कुल इस बात से, मुझे तो यही लगता है कि जो अगले इंतखाबात होंगे वो 2023 में है, और नून लीग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर होगी। कि पंजाब के अंदर लगता यही है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, उनकी जो ग्रुपिंग्स हुई है पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं, मुख्तलिफ बयानी हैं, उनको अपने पार्टी का जो रैंक्स एंड फाइल है उनको यूनाइट भी रखना है और उसको रिस्ट्रक्चर करना है कि भाई आपका कायद कौन है, कौन हेड कर रहा है। और दूसरी तरफ जरदारी साहब जो जिंदगी भर फार्मूलों के बुनियाद पर सियासत करते रहे, वो कैसे फार्मूले को ठुकरा सकते हैं, ये कैसे फार्मूले पे बैठ के मेज पे बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आने वाले इंतखाबात के अंदर जरदारी साहब चाह रहे हैं कि वो अपने सिंध के अंदर मैंडेट को लेके, बलूचिस्तान से, पंजाब से चौधरी बरादरान, जहांगीर तरीन कलेक्टिबल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको लेके एएनपी को लेके गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला बना रहे हैं। लेकिन नून लीग मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे है और हुकूमत इस वजह से वीक पॉइंट पे है कि इश्यूज सॉल्व नहीं हो सके, वो प्रॉब्लम इशू सॉल्व नहीं हो सके, वो डिलीवर नहीं कर सके। अब ऐसा मुझे क्विकली जरा जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें। जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये 2023 के लिए जो है वो हो रहा है, और इस वक्त जिस तरह वैसा भी बात कर रहे हैं, गुल साहब ने भी बात की, ये वीक फुटिंग पे गवर्नमेंट जो है वो नजर आ रही है और बयानात उसी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं? ऑब्वियसली चीज ये है कि इन्होंने, पीटीआई का मसला ये हुआ था कि इन्होंने खुद अपने लिए एक चैलेंज क्रिएट किया, वो इनके वादे थे। अगर ये इतने ज्यादा वादे और इतने बड़े बड़े वादे ना करते तो वो चैलेंज नेचुरली वैसा ना होता। अब ये सर फिर वोट भी ना पड़ता, ये इसी वजह से तो वोट पड़ा सर। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप गलत वादों पे वोट ले लेते हैं तो फिर तो नेचुरली वादे पूरे नहीं हुए तो खमियाजा तो भुगतेंगे आप। सो वो तो अब एक आपने वो जो एंटी क्लाइमैक्स आना है इनका, वो तो देखेगी दुनिया। लेकिन ये इनको भी पता है अंदर से, इनके सब लोग जानते हैं कि वादे हमने पूरे नहीं किए, हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और दुनिया तो पीट ही रही है पहले भी। सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि आपने कहा कि जनाब हम इन सबको जेलों में डालेंगे, इनसे पैसा निकलवाएंगे, ये करप्ट हैं, चोर हैं, रोज आप ये कहते थे। उनमें से 3.5 साल, पौने 4 साल गुजर गए, एक भी शख्स को सजा नहीं हो सकी। अब आप जब और वो नहीं होगी भी नहीं, छूट जाएगी, वो पहले से चले आ रहे हैं, डॉक्टर आसम का ले रहे हैं, वो इनसे पहले के लोग बैठे हुए हैं जिनके कागजात ही गुम हो चुके हैं अभी। सर फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि आप जिस तरह कह रहे हैं सजाएं नहीं मिलेंगी, तो फिर ये ड्राई क्लीनिंग का सीजन है, ये फिर से ड्राई क्लीन होके वापस आ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ी सीधी सी बात है, एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। नैब में कागजात चोरी हो चुके हैं वहां से, अपने परवेज अशरफ साहब के केस के, और मुझे 2 का पता, हो सकता है कि बाकियों के भी गायब हों। तो नैब में जाके किसने चोरी की? क्या नैब को ठीक करना इनका काम नहीं था इस हुकूमत का? नैब में तो सारे वही बैठे हुए हैं जो जरदारी साहब बैठा गए थे। एफआईए बकौल एफआईए के उनके पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, और अगर फिर भी शहबाज शरीफ को सजा नहीं होती जिस तरह हम देख रहे हैं, जो नहीं हो रही, तो फिर ये तो तासुर जी जो एफआईए है वो डायरेक्टली हुकूमत के तहत है, एब्सोल्युटली शेख रशीद के मातहत है। बिल्कुल वो दिलवाए सजा। अगर वहां पे जज लगाए इन्होंने, वो जो इनको नहीं देते, या तूल पकड़ती है सजा और इनका वक्त गुजर जाता है, अगली हुकूमत आ जाती है, वो छूट जाते हैं, और वहां पे जाके वो फोटो कॉपी देनी शुरू करते हैं, तो जज कहता है मुझे एक्सेप्टेबल नहीं, तो आप क्या करेंगे? चले आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, वैसे साहब आपका बहुत शुक्रिया, और गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन वही कहानी जो कि हम साल से देख रहे हैं वो रिपीट होती नजर आ रही है। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।